अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, दरियाओं के बहाव में कमी आ चुकी, पानी की तुगयानी थम चुकी, बारिशों के इम्कानात कम हो गए, सैलाबी पानी उतरना शुरू हो गया। इधर सैलाब की शिद्दत में कमी आई और उधर सियासत ने अंगड़ाई ले ली। बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने अपने अरकान असम्बली को खिराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने कौमी असम्बली की सभी कमेटीज से इस्तीफ़ा देकर बड़ी कुर्बानी दी है और साथ ही हिदायत कर दी कि अब सेनेट की कमेटीज से भी मुस्ताफ़ी हो जाएं। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के MNAs और MPs को सूबे में जारी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने का भी कह दिया है। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर को अफ़गानिस्तान जाने का कहा, जिस पर वज़ीर आला ने बताया कि उनका पासपोर्ट ब्लॉक है, मगर अफ़गानिस्तान वो बग़ैर पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। मैं बात बता नहीं रहा था, लेकिन अभी खान साहब ने जो कह दिया तो बता देता हूँ कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है अब तक। ये जो आप लोग कहते हैं ना, जो मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो आपको पता हो कि मेरा पासपोर्ट 9 मई को ब्लॉक हुआ है। एज चीफ मिनिस्टर अभी तक मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। मैंने जो अप्लाई किया है पासपोर्ट के लिए बनवाने के लिए, तो उसमें उन्होंने अभी तक मेरा पासपोर्ट बनाया ही नहीं है। लेकिन खैर है, अफगानिस्तान को मैं बता रहा हूँ कि मैं पासपोर्ट के बगैर भी जा सकता हूँ। PTI एक एक करके अपने सारे कार्ड्स शो कर रही है और अभी तक उसे किसी भी कार्ड के खेलने से फतह मिलती दिखाई नहीं दी। माफ़ी वाले ऑप्शन दोनों जानिब से मुस्तरद हो चुके। मुज़ाकरात के दरवाजे भी हुकूमत और अपोजिशन दोनों कब के बंद कर चुके हैं। रह जाता है एहतजाज, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, मगर किसी को नज़र नहीं आ रहा, ना हुकूमत को, ना कारकुनान को और ना किसी और को। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बयान देती ही रहती है कि हमने एहतजाजी तहरीक कभी ख़त्म की ही नहीं थी और वो अभी भी चल रही है। ना तो हुकूमत एक कदम पीछे हटना चाह रही है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम आगे बढ़ाना चाह रही है कि मुल्क में जारी सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए टेबल टॉक करके कोई हल निकाला जाए, और ये डेडलॉक तसादुम की जानिब बढ़ता दिखाई देता है। खामोशी हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान का पेश खैमा साबित हो सकती है। सियासी अकाबरीन को अना और ज़िद को पसे पुश्त डालकर दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा और सभी सियासी जमातों के लिए स्पेस बनाना होगी। मगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसके लिए पहल कौन करेगा, इस पर बात करेंगे। पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आज का हमें ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म बराए KP अफेयर्स इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ज़ाहिर है कि सैलाब की बहुत ही बुरी सिचुएशन इस वक्त है और रिहैबिलिटेशन की तरफ अब जाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इख्तियार वली खान साहब, क्या अपडेट्स आ रही हैं? और ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी तादाद में 1.4 अरब बताया जा रहा है कि अभी तक का नुकसान का तखमीना लगाया गया है, शायद इससे ज़्यादा भी तजावुज़ कर सकता है। तो हुकूमत के पास क्या प्लान है वफाकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया परवा। इनफैक्ट ये जो अभी तखमीना लगाया गया है नुकसानात का, ये अभी फाइनल नहीं है। अभी तो सिंध के नुकसानात जो हैं वो उसमें मज़ीद उसमें ऐड अप होने हैं, और खुदा अल्लाह न करे उसमें बलूचिस्तान की कुछ चीज़ें भी शायद होंगी, और पंजाब में अभी सारी सर्वे मुकम्मल नहीं हुई है। तो ये सारा अपना मुकदमा उठा के हमने UN में जाके डालना है कि मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है, कौन सा मुल्क कितना जिम्मेदार है, एमिशन कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और पाकिस्तान उसका सबसे ज़्यादा मतलब आप कह लें कि उसका टॉप विक्टिम्स में से है। तो मेरे ख्याल में हमने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके हमें वहाँ पे लेके जानी होंगी, क्योंकि नुकसान बहुत उठाया है। ये जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 स्टेप्स उठाए हैं, एक उन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी और दूसरा एग्रीकल्चर की जो इमरजेंसी नाफिज की है उसका ऐलान किया है। उसका मकसद ही यही है कि हमने अपने एक तो अपने घर को ठीक करना है। जो आपके वाटर कोर्सेज हैं, वाटर चैनल्स हैं, जो नेचुरल फ्लड चैनल्स हैं, उसको उसके रास्ते अगर कहीं बंद हुए हैं उसके रास्ते खोलने हैं, प्लस जो आपके नए वाटर रिजर्वायर्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, उसके लिए सारी वो वर्कआउट जो है वो फाइनल करना है। प्लस जो फसलें तबाह हो गई हैं, अपने कौम को और मुल्क को कहत साली से बचाना है कि यहाँ पर खुराक की कमी ना पैदा हो जाए, गंदम की कमी ना पैदा हो जाए, अजनास की, फ्रूट की, सब्जी की, लाइफ स्टॉक की कमी ना पैदा हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही, एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आया है। तो इन सारी चीज़ों पे हमारी नज़र है
और प्लस जो क्लाइमेट चेंज है उसमें दो तीन चीज़ें और, उसमें एक डिफॉरेस्टेशन जो इसका बहुत बड़ा दुश्मन है। मतलब हमारे जो जंगलात बाकी दुनिया में जिस मुल्क को आप उठा लें तो उनके जो एसेट्स हैं जंगलात के वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, और हमारे वाले में जो है तो कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं। 20%, 18 से 20% उसमें कमी आ गया हो गई। दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमें कुछ फैसले करने होंगे, और जो कल ऐलान पीएम साहब ने किया है, तो मेरे ख्याल में जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन वो हैं अहसन इकबाल साहब, इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ही नोज हिज जॉब। वो अभी तक उनको जो भी टास्क दिया है बखूबी वो सर अंजाम दे देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि पराचा साहब, एक अरसे से पूरी दुनिया में इस पे बात भी हो रही थी, बताया भी जा रहा था कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकी शेर है जो कि आएगा, और फिर वो आ भी गया। बट आप क्या समझते हैं कि क्या यूएन में जाने से, ये मसला उठाने से हुकूमत का ये हल हो जाएगा? जी पराचा साहब। ना तो पाकिस्तान ने ये शेर यहाँ पैदा किया, ना उसको दूध पिलाकर गोश्त खिलाकर परवान चढ़ाया, लेकिन हकीकी मानों में अगर शेर ने किसी मुल्क पे दुनिया पे हमला किया है तो वो पाकिस्तान पर हमला किया है। यानी आप लाहौर में हैं, आप इमेजिन कर सकती हैं कि जितना पानी रावी में आया, हाँ, या कभी मैं नहीं। सतलुज वैली से हूँ, या मैं सतलुज वैली से हूँ, मैंने तो सतलुज को अपनी जिंदगी में सवाए रेत के कुछ नहीं देखा होगा, ट्रस्ट करेक्ट। सवाए रेत के, या वो गंदी फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता था वो हम देखते थे। लेकिन ये एक रियल टर्म में पानी आया। और चनाब में देख लें, एक तो एक बार पानी आया, रात को आया, बह गया, दूसरे दिन रिसीड करना शुरू कर दिया, लेकिन ये मसलसल पानी खड़ा रहा 10-15 रोज। यानी पीछे से भारत से एक मसलसल वो मिकदार पानी की रही। सतलुज में मसलन 3,20,000 कुछ 10 दिन तक बहता रहा। वो जितना जितना गुजरा, बजाय इसके रिसीड करता, पहला पानी आया जो सीपेज हुई, जो खुश्क जगह थी उसने कुछ पानी सीप हो गया, लेकिन जो पीछे से आता रहा उसके लिए तो वो भी गुंजाइश नहीं थी, और वो फैलता रहा क्योंकि वहाँ आबादियाँ हो गई थी। देखें ना, 88 के बाद इतना बड़ा फ्लड आया, या 2014 में भी कुछ पानी चनाब में आया था। इसलिए क्वांटम ऑफ द फ्लड या क्वांटम ऑफ द लॉसेस बहुत ज्यादा है, जिसको शायद पाकिस्तान की मईशत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती उसका बोझ। मेरे हिसाब से तो हुकूमत को बहुत पहले ये चला जाना चाहिए था यूएन में, क्योंकि जिनका कसूर है यूएन उनसे पूछे, जिनका नुकसान हुआ है यूएन कसूरवारों से लेकर नुकसानज़दा इलाकों पर वो कौन है? वो पाकिस्तान के आम लोग हैं, वो पाकिस्तान के किसान हैं। लेकिन पराचा साहब, इसमें एक चीज़ ये ये जो भी है ना कि हमने अब, चूँकि गवर्नमेंट का ये भी तो काम बनता है कि वो कम से कम जो स्पिलवेज हैं उनको चेक करे, पुश्ते चेक करे। इतने इतने पुराने हमारे सामान लगे हुए हैं, हमने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। हमने नए डैम्स तो बनाने की बात तो बहुत दूर है, हमने तो कभी नालों की सफाई की भी ऊपर ध्यान नहीं दिया। वैसे तो हमारा नहरी निज़ाम भी बड़ा अच्छा है पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताबों में, और है भी, लेकिन हमने कभी यूटिलाइज ही नहीं किया, गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो ही नहीं गई। नहीं, यहाँ देखे ना, पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन बना, अब विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेजुडिस में बात कर रहा हूँ, यहाँ तो इम्प्रेशन पाकिस्तान में था कि रावी सूख गया, रावी में अब कभी पानी नहीं आएगा, वहाँ रूडा बन गया, या एक हाउसिंग सोसाइटी जो बड़ी चली सोशल मीडिया पे। अब चूंकि वो बातें बहुत बार हो चुकी हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाह रहा। एक ओवरऑल एक इम्प्रेशन था, और सिर्फ सियासतदानों की हद तक नहीं, मैं सतलुज वालों की बात कर रहा हूँ। पक्की सड़कें बन गई, वहां पर लोगों ने गांव के गांव बसा लिए, पानी आ गया। वो कहते हैं पानी तो 100 साल, या करेक्ट। यार वली साहब को अगर मेरी आवाज आ रही है तो जैसे बुनेर में वो क्लाउड बस्ट हो गया, वो पूरी की, मैं गया बुनेर, मैंने जाकर पीर बाबा वाले इलाके में गया, बिश्नोई एक गांव है जो बिल्कुल स्मैश हो गया, यानी 3 मंजिला घर जो है बिल्कुल ग्राउंड हो चुके थे। मैंने अपनी इन आंखों से देखा। ये पाकिस्तान के लिए कोई एंटिसिपेटेड नहीं था। और फिर ऊपर से पहले इंडस वाटर ट्रीटी थी, कुछ डेटा मिल जाता था। एक तो वो मुअत्तल है, दूसरा वो डैम किए, मुकम्मल किए, उसका वायर टूट गया, वो जितना पानी आ रहा था अनअकाउंटेड था, वो पाकिस्तान आता रहा। तो पाकिस्तान हैड टू एम्ब्रेस एवरीथिंग।
इसके लिए पाकिस्तान अकेला मैं नहीं समझता संभाल सकता है। अभी तो नुकसान का अंदाजा नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कितनी फसलें तबाह हुई, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। Exactly. सिर्फ पानी गुजरा नहीं है, और अभी तो दरिया है, हमने वो प्राचा दरी साहब जमीन को रिहैबिलिटेशन की तरफ जाना है। अभी तो लोगों को वापस अपने इलाकों में बसाना, पानी उतरने के बाद उनकी जो ज़मीनें नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाना, उनके माल मवेशी डूबे हैं और जानें ज़ाया हुई हैं, इंसान गए हैं इस सैलाब में। आई होप कि अगले साल हम थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन में होंगे। अली बुखारी साहब, आप लोगों की गवर्नमेंट रही है और खान साहब तो बड़े विजनरी थे इस हिसाब से कि दरख्त लगाने हैं और लोगों को जो है वो कट्टे और मुर्गियाँ देना, और फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में ही वॉज वेरी जिसे कहते हैं कि ब्लंट अबाउट इट। लेकिन हमने देखा कि आप लोगों की अभी भी जो गवर्नमेंट केपी में है, सबसे ज़्यादा टिम्बर माफिया वहीं पर ही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरवा आपका। फरवा, यू आर राइट अप टू दैट एक्सटेंट के जो क्लाइमेट चेंज की पहली आवाज़ उठी पाकिस्तान में वो इमरान खान साहब की थी, और ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। और अगर आप इसको पिछले 78 साल से उठा के देख लें, आफ्टर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एंड देन 47 टू ऑनवर्ड आज तक लेके आए, तो इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी हैं जो आज से 15 साल पहले भी कहते थे कि क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार हो, क्लाइमेट चेंज होगी और हमें दरख्त लगाने हैं। उनका क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, बिलियन सुनामी ट्रीज़, ये सारे प्रोजेक्ट इस बात की अक्कासी करते हैं और ये विटनेसेस हैं इस चीज़ की और एविडेंस है इस चीज़ की कि वो फोर्स ही कर रहे थे और उन्होंने सबसे पहले इसको ऑपरेट करना स्टार्ट किया। 2010 में एक सैलाब आया था जिसमें इंटरनेशनल रिपोर्ट की आई थी कि पाकिस्तान ने, दुनिया सारी में स्वीट वाटर फरवा बिकता है, इसकी कीमत होती है, पाकिस्तान ने अपने बजट से ट्वाइस डबल कीमत का पानी जो है वो समुंदर में फेंका। तो अब तो हंगामी हालत में हमने है मौजूद है और हमने सारे डिसीजन हंगामी हालत में करने, हमने लेकिन आप नहीं समझते कि सूबे में जारी टिम्बर माफिया को अगर हम पकड़े हैं, लाखों क्यूसेक वाटर अगर आ जाता है और आपके लगे हुए दरख्त को ना काटे हैं जो आप लोगों ने देखें ऑब्वियसली इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि टिम्बर माफिया हो या कोई सोसाइटी माफिया हो या लैंड ग्रैबर्स हों या जिन्होंने एनओसीज दी हों या जिन्होंने आपकी डिप्टी कमिश्नर हो जो आपकी बैठे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो कुछ किया है, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल एंड उन सब का जो है वो एहतसाब होना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ हम सबका ये फ़र्ज़ है, इसमें कोई मेरा आपका तीसरे का पॉइंट आउट करने की बात नहीं है, लेकिन एक्शन जो है वो भी तो लेने चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल स्वात में सैलाब आया, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा, सबसे पहले नेक्स्ट डे जितने भी होटल्स थे उसके ऊपर वो डिमोलिश करने शुरू कर दिए गए। अब वहाँ पर कोई सोसाइटीज़ तो नहीं है ना, सोसाइटीज़ तो आपने वो देखी जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग कस्ट्यूम में भी फिर रहे थे अभी। सो दैट इज़ समथिंग एल्स, वो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है। बट अभी तो देखना ये ना कि आपने सही कहा, अभी प्राचा साहब ने, मैं उनको सुन रहा था कि आपने पिछले 15 से 20 सालों में मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में एक चीज़ होती थी जिसको हम भल सफाई कहते थे। क्या हुई? नहरों की सफाई हुई? आपको पता चलेगा नहीं हुई। जिसके इदारे मौजूद हैं, जिसका बजटिंग मौजूद है, लेकिन काम नहीं हो रहा। आज तक हमने हमेशा सुनते आए हैं कि शॉपिंग बैग एक छोटी सी चीज़ है, दुनिया सारी में बैन हो चुका है, हमारे यहाँ वो बैन नहीं हो रहा। आफ्टर ऑल वो ब्लॉकेज करता है और वो डिसॉल्व नहीं होता। खान साहब ने अपने दौर में इस पे बैन लगाया था, मैंने बड़ा डिटेल प्रोग्राम किए थे और फिर बाद में वो वापस ले ली गई थी सजेशन। जी जी, इसी दौरे हुकूमत में हुआ था पीटीआई के। लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक से जब वापस आते हैं, जब ये तो हो गई सैलाब की सूरत हाल, एक है सियासी सैलाब, अब वो किसको ले के डूबेगा और कहाँ तबाही मचाएगा, इस पर डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी सैलाब मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है कि सियासत में तुग़यानी आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया अपने कारकुनान को, अपने MNAs MPs को, साथ ही सेनेट की कमेटी से भी इस्तीफ़ा देने का कह दिया। इख्तियार वली साहब, इज़ इट अ गुड मूव फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? माजी में कौन सा गुड मूव उन्होंने किया है कि ये वाला उसको हम कहें कि ये गुड है या बैड है? इनकी तो सारे मूव ऐसे ही होते हैं जिसके कोई सर पैर होते ही नहीं है। पार्लिमानी किरदार इन्होंने ये 1.5 साल में अदा ही किया है। ये जो 1.25 साल कह लें, 1.5 साल कह लें, जो हुआ है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, माँ सिवाय इसके कि कैदी नंबर 800 चोर को रिहा कर दो, इसके अलावा इन्होंने कोई नारा लगाया है, कोई और काम किया है? ये किसी आइन साजी में बैठे, किसी दस्तूर साजी में बैठे, कहीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आप भी तो नहीं बैठे ना, ना आप मुज़ाकरात पे बैठे, ना चाय पे बैठे। कॉन्फ्रेंस अगर हुई हो, कभी कोई ऐसा मसला जब आया हो कि मुल्क की सलामती की बात हो, ये लोग करीब आते हैं? सबसे पहले तो ये मुल्क के खिलाफ नारे लगा लेते हैं। तो ये
मेरे ख्याल में इनके पास तो विजन ही कोई नहीं है। तो ये कमेटियों में आना क्या तो जाना क्या। अब इमरान खान को मेरे ख्याल में ये बात हजम नहीं हो रही है कि मैं अंदर जेल काट रहा हूँ, ये बाहर जो है एयर कंडीशन हाल में कौमी असम्बली में बैठ के ये सारे मज़े कर रहे हैं और अपने लिए तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। तनख्वाहें बढ़ाने का बिल भी इन्होंने ही पेश किया था कौमी असम्बली में, दस्तखत भी इन्होंने किए थे, मूवर्स यही थे। तो ये तो मूव यही चलाते हैं, इनके अलावा इनके पास क्या मूव है। अगर केपी हुकूमत को देखें तो जंगलात वो काट रहे हैं, सारे पहाड़ों को जो जंगलात से भरे हुए थे उनको गंजा कर दिया। वो माफिया है उनके पास एक ये टिम्बर का, जो लकड़ियों को काबू करते हैं, काटते हैं, फिर मार्केट में स्मगल करके लाते हैं, बेचते हैं। लीगली उस पर पाबंदी लगी हुई है। वहाँ पे एक एक वजीर जो है 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर बिठाया हुआ है। एक एक सेक्रेटरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर बैठा हुआ है कि 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, इतने करोड़ रुपए दे दो। तो इमरान खान को भी समझ आ गई है, तो उन्होंने शायद इनका वो टेस्ट ले रहे हैं कि वही इस्तीफे दे दो। नहीं तो फिर तो टेक्निकली वो टेस्ट से पास हो गए, मेरी कौमी बातों असेंबली की को तो तमाम स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे दे दिए। अगर अच्छा आप कह रहे हैं कि पास हो गए, या मेरी तरफ से आप जो मर्जी नंबर दे दें, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि फेल तो ये इतने हो गए कि इमरान खान को अपोजिशन लीडर भी बाहर से लाना पड़ रहा है। आप कहते हैं कि पास हो गई है, पता नहीं आप कैसे मार्क्स देती हैं, मुझे समझ नहीं आता। फरवा भाई मैं महमूद अशरफ की बात कर रहा हूँ। इनकी अपनी पार्टी में कोई अपोजिशन लीडर नहीं रहा, तहरीक चलाने के लिए कोई बंदा नहीं रहा, वो बाहर से बंदे ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो ये इस बात पे समझते हैं कि जे मैं नहीं आते कोई ना रहे और गाली मुक जाए। यानी तो आप कह रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेडन तो मेरे साथ ना खेडेंगे तो ना खेडन देंगे। तो वो उस दिन मेरे साथ अजहर सिद्दीक साहब बैठे हुए थे टीवी पर, उन्होंने तो बड़े दावे के साथ ये बात कर दी थी। वो कह रहे थे, फरमा रहे थे कि 2 नवंबर से पहले हम इस्तीफे दे देंगे कौमी असम्बली से। मैं कहा ठीक है जी, 2 नवंबर की तारीख आ गई है, मेहरबानी थोड़ी, पता लग जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि देखें, लोगों ने आपको वोट दिया है, आप असम्बली में आ गए हैं, आप एक हिस्सा हैं अपोजिशन में। हमेशा हुकूमत में बंदा नहीं रहता, हमेशा जो है अपोजिशन में भी नहीं रहता। आप आज अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का एक बहुत बड़ा किरदार है, बड़ा वाइटल रोल है, उसको प्ले करें, वो अदा करें। आपने अभी तक आपने अपोजिशन का एक टेढ़ी पैसे का किरदार अदा नहीं किया। जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें भी अपोजिशन का जो किरदार था वो मौलाना साहब ने अदा किया, आपने नहीं किया। हालांकि आप बहुत कहते रहे कि सारा ड्राफ्ट हमने फाइनल किया, ड्राफ्ट हमने लिखा, वो आप कर ही नहीं सके। आप खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नर्स को ठीक नहीं कर सके। आज तक मतलब ये जो अभी सैलाब गुजरा, इसके हालात अभी तक उसी तरह बिगड़े के बिगड़े पड़े हुए हैं। उससे पहले जो बारिशें हुई वो हालात अभी तक जगह पे नहीं आए हैं। करप्शन जो है वो आपका मुंह चढ़ा रही है, ऐसी करप्शन के जिसके कोई हिसाब नहीं। आए रोज ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आ रही हैं, आए रोज कोहिस्तान जैसे वाकयात आ रहे हैं। वैसे आ तो पंजाब की भी रही है, में 40 अरब रुपए की करप्शन। अलग बात है जी खान साहब, मैं क्या आ तो पंजाब की भी रही है, ऑडिटर जनरल्स की रिपोर्ट जो है पंजाब की भी आ रही है। आप करें ना, वो भी डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आपकी गुफ्तगू से मुझे खान साहब ये लगा, आप उठाइए। मैं एक बात आपको बताऊं, मेरी पार्टी में, मेरी जमात में, मेरी हुकूमत में कोई चीज, कोई चोरी चकारी साबित होगी, कोई ऐसी बात होगी, मैं उस पर कभी भी उसका मैं वकील नहीं बनूंगा। ठीक, मैं कोई दकियानूस नहीं हूं, ना मैं कोई गूफ हूं कि मैं गलत बात। लेकिन आपकी बात सुन के खान साहब मुझे एक चीज समझ आई है, और वो ये है कि हनूज दिल्ली दूर अस्त। वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ट्वीट की थी, फिर उस पर बहुत लंबी, अब क्या गुफ्तगू में जाएंगे। लेकिन पराचा साहब, जो अभी इख्तियार वली साहब ने कहा है वो तो यही वाला मामला लग रहा है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर वही करना चाहिए जो एक बार करके देख लिया? नहीं, देखें, जो हुआ वो खुद पीटीआई वाले भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। हुआ अगर वो सारी सीरीज आप उसमें 9 मई भी इंक्लूड कर दें, फिर अब वो सजाओं का सिलसिला भी जारी है। खुद पीटीआई वाले कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। वो बल्कि डिस्टेंस कर रहे हैं कि हम तो नहीं थे, हमारे लोग नहीं थे। वो शुरू से ही कर रहे हैं, मुदम्मत भी कुछ इनके रहनुमा करते हैं। लेकिन बात ये है कि
सियासत आगे नहीं बढ़ रही। को लगता है किसी अंधेरे कमरे में, डार्क टनल में पाकिस्तान की सियासत फंस गई है। मैंने 90s की पॉलिटिक्स भी देखी है। इवन जनरल परवेज मुशर्रफ जब ऑल इन ऑल थे, पावरफुल थे, फिर भी नून लीग थोड़ी पार्टी थी, छोटी पार्टी बनी, पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़ लिए गए, 22 बंदों का पैट्रियट का ग्रुप बनाया गया। पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी थी उस वक्त पार्लियामान में, छोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पार्लियामान में थोड़ी सीट थी। उसके बाद खान साहब की तो खैर अपनी एक नशिस्त थी, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की एक सीट थी, इवन सिपा साहबा पाकिस्तान की भी एक सीट थी, मौलाना आजम तारिक साहब मरहूम थे जिन्हें बाद में कत्ल कर दिया गया। लेकिन सियासत आगे बढ़ी। MMA की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में बन गई, जिसमें अकरम खान दुरानी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन कहते हैं कि जी मजहबी जमातें मिल के नहीं बैठ सकती, लेकिन उन्होंने 5 साल हुकूमत की डिस्पाइट द फैक्ट के जनरल परवेज मुशर्रफ के ये सारे खिलाफ थे, लेकिन फिर भी सियासत आगे बढ़ी। उस असेंबली ने मुद्दत पूरी की, गोगे वजीर आजम चेंज हुए, फिर पीपल्स पार्टी के साथ सानिया हुआ, तो को शहीद कर दिया गया, बट सियासत आगे बढ़ी। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा, नून लीग के खिलाफ धरने भी आए। 6 महीने इस्लामाबाद में हमने देखा, APS का सानिया हुआ, सियासत आगे बढ़ती रही। लेकिन अभी जो है मसलन आज भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए। हालांकि 2022 में जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आया था, कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए गए, पंजाब हुकूमत तोड़ी गई, KP हुकूमत तोड़ी गई अपने हाथों से, लेकिन सेनेट में लोग बैठे रहे। आज वहां कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए। तो ये कोई जो पहले हुआ वही अगर हो तो फिर फर्क क्या है? मसलन आज तो ज्यादा लोगों में शऊर है, कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे, और खास तौर पर PTI में जो टिकट्स दिए गए वकला को, उस वक्त की स्ट्रेटेजी थी खान साहब की, जो भी मुहर्रिकात हो, लेकिन सियासत आगे नहीं बढ़ रही। सियासत को आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत ने बारहा कहा कि आए हमारे साथ डायलॉग करें, एक बार डायलॉग सियासत को आपने इतनी बेहतरीन मिसालें माजी से निकाल के दी। सियासत को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो फिर आप ऐसा कोई एहतजाज प्लान करें, ऐसी कोई कमाल किस्म की कुर्बानी दें कि जिससे रेवोल्यूशन आ जाए, और दूसरी चीज़ होती है मुज़ाकरात, कि आपको जैसा भी है कम से कम बैठना तो पड़ेगा। बट आई एम सॉरी, दोनों बैठे हुए हुकूमत को भी प्रेजेंट कर रहे हैं इख्तियार वली साहब। नहीं देखें, एक चीज़ सिर्फ एक चीज़ बस फॉर 30 सेकेंड। बात यह है कि एहतजाज तो करके देख लिए गए ना। एहतजाज बेशक वो 5 अक्टूबर का था, फिर नवंबर 26 का वो एहतजाज हो गए, और मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो मैं डेडलॉक कह रहा हूँ वो बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि ना एहतजाज आगे बढ़ रहा है, ना मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। और यही सवाल मेरा है भी शाह साहब से कि बुखारी साहब मुझे बताएं कि ठीक है, आप कह रहे हैं जी हमारा एहतजाज ख़त्म ही नहीं कभी हुआ था, वो नहीं हुआ होगा, अलबत्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नहीं हुआ होगा, पर कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। अब आप स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा देने के बाद फिर ज़ाहिर अगला मरहला आप लोगों का कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने का होगा, फिर शायद सेनेट से भी आप निकलना शुरू हो जाएं। एक दफ़ा करके देख लिया, और आपके अपने लोग भी जैसे परसी साहब भी कह रहे हैं कि नहीं है मुतमईन कि ये काम करना चाहिए, आ जाए ऑप्शन पे बात कर लें। देखिए फरवा, 2-3 चीज़ों को ना हम मिक्स एंड मैच करते हैं। मैं उसको अलग-अलग आपको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले तो इख्तियार वली साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब की बात की। ज़रा मुझे ये तो बता देंगे, जब PDM ने एहतजाजी तहरीक शुरू की थी उस टाइम PDM की सरबराही किसके पास थी? अगर मैं गलत नहीं हुआ, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, तो मौलाना फजल रहमान साहब के नहीं, लेकिन ऑपोजिशन लीडर तो ये चीज़ें हमें मत बताएं आप, थोड़ा सा ये नहीं होना कि हमारा अपना इख्तियार है। देखिए फरवा, ये तो हमारा इख्तियार है ना, हम जिसको हम अपने कोल्यूशंस को लेके जाएँ, जितने हमारे कोल्यूटेड पार्टनर्स हैं उनको लेके जाएँ अपने साथ, हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं। दूसरा, ये हमें क्या सिखाएंगे, ये हमें नॉब्स कौन सी सिखा रहे हैं, कौन सी ये हमें पार्लियामेंटेरियन रवायात। बुखारी साहब, अगर आप सिस्टम में रहेंगे नहीं तो सिस्टम को ठीक कैसे करेंगे? 7 नेशनल असेंबली के रूल्स देखें। आपका फरवा सवाल आ गया ना, आप मुझे एड्रेस काइंडली कर लेने दें। बात यह है कि 2011 में के रूल्स जो सेनेट के थे हमने वायलेट नहीं किए, अभी 26वीं अमेंडमेंट में इन्होंने वायलेट किए, जो हमें आज सबक दे रहे हैं बैठ के कि जी आप पार्लियामेंटेरियन वे यूज़ करें। 2007 के नेशनल असेंबली के रूल्स हमने वायलेट नहीं किए, इन्होंने किए। और जो ये 26वीं अमेंडमेंट पे अभी कह रहे थे कि मौलाना साहब ने लीड किया, इसीलिए किया है कि उनको सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाकर बताया कि इसमें 86 अमेंडमेंट्स आ रही हैं,
बाद में नवाज शरीफ साहब ने, जो उनकी अपनी ज़ुबानी है, कि कहा कि 56 अमेंडमेंट्स हैं, और जब मीडिया ने इनसे पूछा, इनके मिनिस्टर से और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है बिल कब आ रहा है, रात की तारीखी में बिल आई, इसको पार्लियामेंटेरियन नॉब्स नहीं कहते हैं, इसको कुछ और ही कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो आपने बात की, देखिए फॉर एंड अगेंस्ट किसी का भी अपना हो सकता है कि हमने रिज़ाइन किया था, हमने सही किया था या गलत किया था। मैं एक चीज़ तो समझता हूँ कि उनका फैसला खान साहब का बिल्कुल ठीक था, और उसकी वजह ये हुई कि बहुत से लोगों के चेहरे सामने आ गए, और सामने आने का नतीजा ये निकला कि 2024 को 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे वो बिल्कुल क्लीन स्वीप हुई। मैं 9 फरवरी की बात नहीं करूँ, मैं 8 फरवरी की बात कर रहा हूँ, जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सो रिजल्ट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, वो पॉलिटिक्स कमरे की नहीं करते हैं, वो मासेस की करते हैं, वो आवाम की करते हैं, जहाँ पर वो जाके उनको फेस करते हैं और जिनको रिप्रेजेंट। और आप इस मूव को ठीक समझते हैं कि खान साहब गवर्नमेंट के अंदर ये हो रहा है और वो हो रहा है, ठीक, आप इस मूव को भी डिफेंड करते हैं? मैं ही वो शख्स था जो खान साहब से मिल के आया था और जिसने आगे सबसे पहले कहा था। जी ऑब्वियसली जी, मैं तो देखें, मैं ही वो शख्स था जो खान साहब से बात पूछ के आया, और मैंने ही आगे पॉलिटिकल कमेटी को बताया कि खान साहब ने ये चीज़ें कही हैं। उसके बाद एक्नॉलेज किया खान साहब ने नेक्स्ट वीक में कि जो बात अली ने कही है वही मैंने कही थी। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप ले जाऊँ, थोड़ा सा मैं अपने भाई इख्तियार वली साहब की इस्लाह कर दूँ। ज़रा काइंडली आज के इंडेक्स देख लीजिएगा, रिपोर्ट देख लीजिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF के पास उन्होंने कहा वाहिद सुबह एक KP है जिसने अपनी सारी की सारी चीज़ें, अपने की सारी के सारे जो कंडीशंस थी और जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की हैं। चेक कर लेना, रिकॉर्ड की बात है, मैं पास से तो नहीं करूँ, मैं तो 2 चीज़ें कोट की हैं आपकी। अब आ जाता हूँ आपके एहतजाज के ऊपर। देखें एहतजाज जो है ना, अगर मैं इंटरनेशनली आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ ना, तो एहतजाज तो हमारा चल रहा है, बिल्कुल मैं इस चीज़ पे मैं एग्रीड हूँ कि 2022 अप्रैल से लेके आज तक हम एहतजाज के अंदर मौजूद हैं। मोड्स डिफरेंट हो जाते हैं और ये सारी दुनिया में हुआ है, खाली हम नहीं कर रहे। अगर एक दिन में एहतजाज के ऊपर काम हो जाता तो नेल्सन मंडेला को 28 साल कैद ही ना काटनी पड़ती। अगर एक दिन के अंदर एहतजाज के जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती तो कभी भी इमाम खमीनी को सन 64 से सन 79 में ईरान में रेवोल्यूशन ना लानी पड़ती। इस तरह चीज़ें नहीं होती, चीज़ें यही होती हैं जो आप कितना दबा लेंगे, कितना ज़्यादा आप प्रेस रखें, कितना जेल में डाल लेंगे, कितने आप पर्चे दे देंगे FIRs में। अल्टीमेटली जब आप लोगों का मॉब निकलता है, कितनों को आप मार देंगे, कितनों को शहीद कर देंगे। आपने तो अभी तक 2014 के मॉडल टाउन के सानिया को डिफेंड नहीं कर सके, 14 लोगों की लाशें हैं। एक और इशू मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ फरवा आपकी इजाज़त से, एक चीज़ ऐड कर दूँ फरवा में आपकी इजाज़त से। कहीं भी तहरीकें जो हैं, कहीं भी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो विद इन फोर्टनाइट कभी भी नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान बनने को भी देखें तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1857 टू ऑनवर्ड आई हैं। सो ये तो एक चीज़ है जो चल रही है और इसको फॉलोअर इसके मौजूद होते हैं। आप इसको लिंक कर रहे हैं हमारी आज़ादी की मुहिम के साथ। चले, अच्छी बात है। मुझे अब मैं इस पर ब्रेक ही ले लेती हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब आप आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन को लेकर इमरान खान साहब बड़े खुश नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। ऑपरेशन रोकने के लिए दबाव की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर साहब को कह रहे हैं कि आप जाएँ अफगानिस्तान, वो अलग बात है, उनका पासपोर्ट वो कह रहे हैं ब्लॉक है। एक ब्रेक के बाद फिर डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। इख्तियार वली साहब, KP में ऑपरेशन को लेकर इमरान खान साहब ने कहा है कि जी इसे रुकवाओ। अली अमीन गंडापुर साहब को भी हिदायत की है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, और सूबाई काबीना ने वैसे तो कोई एतराज़ ही नहीं किया था इस पर। आप समझते हैं कि ये जो खान साहब ने हिदायत दी है इस पर अमल दरामद हो सकता है, या इस बात पर आपको दोबारा से अली अमीन गंडापुर साहब कोई टफ टाइम देंगे? देखिए, खान साहब की जो ट्वीट है ना ऑपरेशन के बारे में, वो सरासर गलत है, वो लग़वियात पर मबनी है, वो झूठ पर मबनी है। देयर इज़ नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रही है। ऑपरेशन हम उसको कहते हैं जिसको कॉम्बिंग ऑपरेशन कहते हैं, या जो कोई ऑपरेशन रद्दुल फसाद था या ज़रबे अज़ब था, इस तरह वगैरह, ज़रबे मोमिन था, इस तरह के ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन होते हैं। इस वक्त टारगेटेड, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो तो कहीं भी हो सकती हैं। वो तो पंजाब में भी होती है, बलूचिस्तान में भी होती है, KP में भी होती है, कश्मीर में भी होती है। हर जगह पे जहाँ पे आपको इत्तला मिलती है तो आप जाके वहाँ पे वो करते हैं। अब इमरान खान की ट्वीट का मकसद क्या है? वही पुराना इंतशार, पाक फौज पर हमला करना, कि फौज जो है तो वो ऑपरेशन करने जा रही है, ऑपरेशन शुरू कर दिया या ऑपरेशन लॉन्च कर रही है, फौज को हिट करें। और दूसरा, फौज के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में बगावत पैदा करना, कि लोगों में बगावत पैदा हो कि यार फौज इधर बगैर
उसके जो है तो अमन के दौर दौरे में किस तरह ये लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। और तीसरा शिकार उनकी ट्वीट का जो है उनका अपना ही वजीर आला है, वो अली अमीन गंडापुर है, जिसको बुशरा बीबी और उनके बीच में कुछ मामलात ऐसे हैं जो वो सुलझ नहीं रहे। तो ये फैसला इमरान खान ने ले लिया और इमरान खान वही करते हैं, कोई पॉलिटिकल कमेटी वमेटी नहीं है, कोई कोर कमेटी वगैरह ये उसमें बैठ के वो यहाँ बात कर दी वहाँ बात कर दी, उनकी कोई रिकमेंडेशन आ जाए, कुछ नहीं है। ये सारी कमेटियाँ इनकी पार्टी की एक साइड पे, बुशरा बीबी का एक हुक्म एक साइड पे। बुशरा बीबी ने कह दिया कि अली अमीन फारिग, अब अली अमीन फारिग होगा। अली अमीन इस वक्त इमरान खान की नेगेटिव लिस्ट पे आ चुके हैं। अच्छा, वो कभी भी उसको यानी फायर आप कर कह रहे सकते हैं हैं, कि उनको दूसरा अली अमीन उम्मीदवार गंडापुर ढूंढने साहब का की नंबर लग गया है, लग चुका है। 3 शिकार हैं उनकी ट्वीट के, पाक फौज, पाकिस्तान की रियासत, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में बगावत, उनको बगावत पर उकसाना, एंड नंबर 3 अली अमीन को डैमेज करना। ये उसका मकसद है। ऑपरेशन नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये तो आपने वैसे इंकशाफ कर दिया है खान साहब। पराचा साहब, मुझे वैसे वो एक पंजाबी का गाना है जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की सिचुएशन पे और खान साहब की मोहब्बत के बीच में आता है, वो मैडम ने गाया था, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते हवरे माही कित्थे रह गया। मुझे बताए माही कहाँ रह गया है? वो कह रहे पासपोर्ट ब्लॉक है, मैं जा नहीं सकता और मैं फिर भी चला जाऊंगा। नहीं, माही का सबको पता है, माही कुर्सी पे विराजमान है। अगर खान साहब को बहुत ज्यादा कोई ताफदात होते या नाराज होते तो खान साहब उनको हटा देते, ऐसी बात नहीं है। वहाँ अगर चीफ मिनिस्टर कोई बैठा है या कोई मिनिस्टर भी बैठा है कैबिनेट में, तो खान साहब की एतमाद की वजह से ही बैठा है। बाकी होती हैं ये पॉलिटिकिंग होती है, गिमिक्स होते हैं। गिमिक में वो कह दें मेरा पासपोर्ट नहीं है, जब्त है, और लेकिन साथ ही कह दिया कि मैं फिर भी अफगानिस्तान जा सकता हूँ। पिछले दिनों जब उन्होंने बयान दिया था कि जी गुड तालिबान और बैड तालिबान की वजह से वो इंडिया उठा के फेटफ में ले गया, और फिर अली अमीन खान गंडापुर ने खुद कहा कि मैं इंडिया को फेटफ में लेके जाऊंगा। ये जो गिमिक्स होते हैं, समटाइम्स हमारा ऑडियंस कोई और होता है लेकिन उसको पिक कोई और कर लेता है। मसलन इसी बात में जो आपने दोहराई भी सही, उसमें उन्होंने अब पता नहीं किसको एड्रेस किया, बुखारी साहब बेहतर वजाहत कर सकते हैं। जब वो कह रहे हैं कि देखें ना, मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं उनका आदमी हूँ, तो वो मेरा तो पासपोर्ट ही जब्त है। तो इसलिए ये सारी गिमिक्स हैं, पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। लेकिन वो सीएम हैं जब तक खान साहब का उनको एतमाद हासिल है। चूंकि वो मसलसल चीफ मिनिस्टर हैं तो खान साहब का उनको एतमाद हासिल है। पिछले ट्वीट में भी खान साहब ने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लें मेरे साथ मुलाकात करने का और आकर मुझे मिलें। तो खान साहब उन्हीं को ही एड्रेस कर रहे हैं, किसी और थोड़ा एड्रेस कर रहे हैं। इसलिए मैं आती हूँ खान साहब कि कोई कि अगर कोई इम्प्रेशन ये है कि एक सवाल रखना चाहता खान साहब का ट्रस्ट वो लूज कर चुके हैं। बेसिकली अली अमीन खान गंडापुर के मसाइल बहुत ज्यादा, उन्होंने पार्टी को भी खुश करना है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां भी निभानी है। और प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां निभाने के लिए जो रियासत के कॉन्टूर्स हैं, उन कॉन्टूर्स के अंदर उन्होंने काम करना है। लेकिन 12 हम देखते हैं वो कभी कभी बाहर निकल के भी शॉट मार देते हैं, जैसे उन्होंने गुड तालिबान बैड तालिबान वाली बात की थी। बट मोर और लेस वो अपने जो उनके रियासती अमूर हैं या रियासती जिम्मेदारियां हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा तरीके से निभाएं। ठीक इख्तियार भाई साहब, कुकली अपने सवाल कोई रखना है वो रखिएगा, फिर मैं बुखारी साहब की तरफ जाती हूँ। मैं कोई सवाल रखना चाह रहा हूँ आपके सामने और पराचा साहब के सामने, भले अली भाई भी दे दे बुखारी साहब अगर उनके पास हो। जी हाँ, मैं वही कहा, अली बुखारी साहब भी दे दें जवाब अगर उनके पास हो तो। आपने अली अमीन को आखिरी बार कब देखा है कि उन्होंने बैरून मुल्क सफ़र किया है? किसी जहाज़ पे वो चढ़े हों या जहाज़ से वो उतरे हों? आप तीनों में से कोई इसका जवाब दे दें। ठीक, वो कहते हैं आप ना चढ़ने देते हैं ना हमें उतरने देते हैं,
वो तो ये कहते हैं, वो यही तो शिकायत कर रहे हैं कि मेरा वो तो पासपोर्ट कह रहे हैं कि देखें, आप कह रहे हैं कि हमारी वो बेसिकली, मैं आपको बताती हूँ, फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर जो हैं, अगर आपने इससे पहले अली अमीन को किसी जहाज पे चढ़ते हुए देखा हो तो मुझे बता दीजिए, और अगर आपने उस जहाज से उतरते हुए उनको देखा है तो हो रही है। चले ठीक है, अगर उन्होंने कोई बैरून मुल्क पहले सफर किया है तो उसका आप मुझे हवाला दे दें, ठीक है। और अगर नहीं किया है, चले मैं अली बुखारी साहब से पूछ लेती हूँ, उनका पासपोर्ट है भी कि नहीं है? न जाने। अली बुखारी साहब, बहुत सारे सवाल हो गए, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए फरमा, बड़ी एक मैं समझता हूँ कि फिक्रिया लम्हा है, और मैं समझता हूँ कि इस प्रेजेंट हुकूमत, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट है, इसके लिए डूब मरने का मुकाम है कि एक सूबे का सीएम, 4 तो सूबे हैं हमारे, उसमें से एक सूबे का सीएम ये कह रहा है कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। ज़रा ये तो बता दें, ये पहले सारी बातें तो बात के जहाज़ पे चढ़ने उतरने के, किस कैपेसिटी में आपने एक एग्जेक्टिव हेड का जो है वो पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है, यार कोई वजह भी होगी ना, इसलिए कि वो पीटीआई का नुमाइंदा है, वो पीटीआई का एमपीए है, वो पीटीआई का सीएम है, और उसकी वजह से जो है आपने उसके पासपोर्ट 9 मई का वो कह रहे थे, प्रोविंशियल डोमेन में नहीं आता। ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो गई, ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के 9 मई के बहुत लोग भी चले गए ना, ठीक है, 9 मई के बहुत से लोग, अगर मैं उस पर आ जाता हूँ ना, तो अगर आपने ये बात की जो मुझे समझ आई, भाईजान उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक प्रेस है। कॉन्फ्रेंस की, किधर है वो सारे के सारे आज? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, लॉ जो है इसी चीज़ की, तो हम लीगल बैटल लड़ रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात करें, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सुपरमेसी ऑफ बंदे की बात मत करें आप, ठीक है। बाहर आ जाएं वरासती ख़ानदानों से और इनकी अजारादारी से और इनकी खुशामदों से, एक कॉमन मैन की बात करें, आम इंसान की बात करें, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ आपने, क्योंकि जो रेलिवेंट क्वेश्चन था आपका वो था केपी के हवाले से, जिसके ऊपर प्राथमिकता एड्रेस कर दिया। बात यह है कि क्या मैं ये पूछ सकता हूँ एज अ पाकिस्तानी, और आपको फिगर कोड करके जा रहा हूँ, ये बता देंगे मुझे, आप भी बता दीजिएगा, इख्तियार वली साहब भी बता देंगे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 700+ ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, पाकिस्तानी सॉवरेनिटी को सबोटाज करते हुए किसी ने रोका? क्या नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने 2014 के बाद 300+ ड्रोन हमले हुए इसी केपी के ऊपर, इन्हीं पाकिस्तानियों के ऊपर? लेकिन हमारे दौर में एक हमला नहीं हुआ। मैं आज ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे 3.5 सालों में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। तो इशू ये है कि आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको स्टांस लेना पड़ता है, आपको अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो दूसरी बात जो अभी मैं सुन रहा था, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम आया, डिस्टॉर्शन थी, वो थी गुड और बैड तालिबान की। तो क्या मैं आपकी इजाज़त से ये पूछ सकता हूँ प्राचा साहब से भी कि ये सबसे पहले इस्लाह, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 2004-5 में दी गई थी? वो हम तो उस टाइम हुकूमत में नहीं थे, और अभी आपने बताया उस टाइम तो हमारी शायद 1 सीट थी। तो गुड और बैड तालिबान की डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं की हुई भाई, पहले से चली आ रही है। अली बुखारी साहब, मैं आई विश आई कुड हैव मोर टाइम विद यू एंड रेस्ट ऑफ द पैनल। भूल जाते तालिबान को दफ्तर बनाने की ऑफर किसने दी थी? देखें प्राचा साहब, मैं आ रही तालिबान को दफ्तर बनाने की ऑफर किसने दी थी? अच्छा, प्राचा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कमेंट पास करना चाह रहे हैं, लास्ट मिनट चल रहा है, मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। देखें कोई चीज एक जो मैं जी परवा, अगर जी बोले बुखारी साहब कंप्लीट कर लूँ। देखें फरवा, हमारा तो लीडर इमरान खान साहब का डे फर्स्ट से एक स्टांस था कि दूसरों की जंगें नहीं लड़ी जाती, ठीक है। और आज मैं सारी दुनिया इस पे कन्विंस्ड है कि दूसरों की जंगें नहीं लड़नी चाहिए, ना ही लड़ी गई हैं पहले। यानी आप समझते हैं कि दूसरे की जंग में आपको नहीं जाना, ऑपरेशन को से नो टू ऑपरेशन किसी भी किस्म का होता है। अली बुखारी साहब, मैं माजरत चाहूंगी, प्राचा साहब, इफ यू वांट, जी इफ यू वांट टू, पे आ रहा हूं ना फरवा, मैं उस पे आ रहा हूं ना, मैं इस पे एक अर्ज कर दूं, जरा थोड़ा एंड कर दूं, मैं थोड़ा सा सुन लें। ऑपरेशंस दुनिया में जहां भी होते हैं ना, वो अवामी पज़राई के साथ कामयाब होते हैं। लास्टली मैं ये तो पूछ सकता हूँ ना कि आपने 2014 में एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसकी शक्ल तो पूरी कर दें यार। आप तो हुकूमत में उससे बाद में बैठे हैं, 3.5 साल के बाद ही बैठे हुए हैं। एक अदारा आपने नेक्टा बनाया था, जरा मुझे उसकी प्रोग्रेस। चले, ये वैसे अच्छा पॉइंट है जो आपने उठाया है प्राचा साहब। पुलिस का प्राचा साहब, अगर आपने कुछ कहना है तो 2 लाइनों में प्लीज जल्दी से 15 सेकंड में कह दें। आप मुस्कुरा रहे हैं। जी नेशनल एक्शन प्लान कल का प्रोग्राम रखे, मैं इनको नेशनल एक्शन प्लान पे जो हम कर रहे हैं वो मैं प्रोग्रेस बताता हूँ इनको। मैं मंडे को प्रोग्राम रखूंगी, कल तो मुझे छुट्टी करने दें। प्राचा साहब, 50 लाख घरों का नक्शा भी साथ ले आए, वो 1 करोड़ नौकरियों का उसकी रिपोर्ट भी जरा ले आए। ठीक है प्राचा साहब, भी बता दूंगा। बात ये है
कि गुड और बैड तालिबान की इस्तिलाह की मैं बात नहीं कर रहा था। जो उन्होंने कहा कि हम पकड़ते हैं और फिर छुड़ा लिया जाता है, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। एग्जैक्टली क्योंकि एक स्टेट की जो है ना जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड दी मिलिटेंट्स, और अभी आप देख लें कल भी वहां से आए अफगानिस्तान से, इधर उन्होंने कोशिश की इन्फिल्ट्रेट करने की, मारे गए हैं। लेकिन रोजाना की बुनियाद पर हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल, और सिविलियंस हो रहे हैं, और एक अरसे से हम वॉर ऑन टेरर। बहुत शुक्रिया, वेरी सॉलिड पॉइंट प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। इख्तियार वली खान आपका भी बहुत शुक्रिया, सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते हुए आज 11 सितंबर है, 77 साल हो गए कायद आज़म को इस दुनिया से गुजरे हुए, गए हुए। बानी है, पाकिस्तान बनाया है, हमारे कौम के सरबराह रहे हैं, बानी रहे हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं। सवाल सिर्फ आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि आज जब उनकी बरसी मना रहे हैं, 1 मिनट के लिए सोचिएगा, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था और पूरा किया? इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।